स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या थी? विलाय थी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो जाए। फूड एब्जॉर्ब हो गया, वहाँ पे क्या है? रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स भी है, फिर फूड आ गया, बढ़िया एकदम। ठीक है, फूड आने के बाद क्या हुआ? वो ब्लड में चला गया, अब ब्लड से वो पूरी बॉडी में भी जाएगा, है ना। तो वो जो हुआ एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद उस फूड को हमें यूटिलाइज करना है, बॉडी डिफरेंट काम करेगी, जो भी बॉडी काम करेगी उस फूड को यूटिलाइज करेगी, वो क्या हो गया? एसिमिलेशन, जब ईच सेल के पास वो फूड जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी वेस्ट था दैट इज इजेशन। जब हम सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं दैट इज इजेशन, और जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं, तब टर्म हो जाती है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। बात समझ में आई? यहाँ देखो स्पेलिंग का डिफरेंस देखो, इजेशन और एक्सक्रीशन। जो काउ डंग होता है जब वो करते हैं उसको एक्सक्रीटा ही बोलते हैं। एक्सक्रीटा वेस्ट है ना? हाँ, लेकिन वो तो सॉलिड वेस्ट हो गया। सॉलिड वेस्ट भी तो बोलते हैं, गोबर भी तो बोलते हैं। एक्सक्रीटा ही तो वर्ड बनेगा यहाँ से, वेस्ट के लिए। वेस्ट रिमूवल इज एक्सक्रीशन, लेकिन यहाँ पर जो हमने इसको टर्म दी ना फिफ्थ स्टेप्स के लिए, वो है इजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आया हमारा हाँ डाइजेशन वाले पार्ट पे। अब आ जाते हैं हम लोग कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास डाइजेशन में हमारे पास क्या है? डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? माउथ। माउथ में क्या होता है? स्टार्च होता है, फूड जो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? स्लैवरी ग्लैंड। क्या होता है? स्लैवरी ग्लैंड। क्या कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है? स्लैवरी ग्लैंड। किस पर एक्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे, स्टार्च पे। किस में ब्रेक डाउन करेगा? शुगर। सिंपल शुगर में, शुगर में ब्रेक करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस यहाँ से स्टमक तक लेके आएगा, तो क्या कौन सी मूवमेंट है? क्या बनता है वो? बॉल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर कोई एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता। देन उसके बाद फूड कहाँ पे आया? स्टमक में। स्टमक में क्या किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का। कौन क्या क्या रिलीज होगा? पेप्सिन। ठीक है, फिर उसके बाद पेप्सिन का क्या रोल है? प्रोटीन को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है यहाँ पर, गैस्ट्रिक। ठीक है, पेप्सिनोजन ही तो इसको डायरेक्ट करता है। एक्चुअली पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्सिल उसे एक्टिव करेगा पेप्सिन में, फिर वो प्रोटीन पे एक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहा थी, हाँ पेप्सिन ने किसको एक्ट किया? प्रोटीन को। इसको एक्टिवेट किसने किया? एक्सीएल ने। एक्सीएल से स्टमक की वॉल को किसने बताया? म्यूकस ने। फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, एक्सीएल क्या कर रहा है? एसिडिक एंजाइम कर रहा है। म्यूकस क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। और प्रोटीन पेप्सिन किस में टूट रहा है? या सॉरी, प्रोटीन किस में टूट रहा है? पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स में, छोटी स्मॉलर यूनिट को बोल रहे हैं। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चैन, जो स्टमक में बन रहा है। ठीक है, जैसे ईसोफेगस में हमने बोला उसको बोलस। देन उसके बाद फूड कहाँ पे गया? ड्यूडनम में। ड्यूडनम में क्या था वहाँ पे? फैट्स का डाइजेशन होगा। फैट का डाइजेशन क्यों होगा? बाइल जूस। कौन सिक्रीट करेगा? लीवर जूस करेगा। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा? ठीक है, अमाइलेज क्या करेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलेंगे। सभी चीज का हो गया ना? क्या चीज? डाइजेशन सबका हो गया फिर? हाँ, ड्यूडनम में तो सबका स्टार्ट हो जाता है बेटा। ये जब स्टमक से फूड यहाँ पे आया, इस पार्ट को बोला ड्यूडनम। नहीं, आपने सिर्फ फैट्स बोला। नहीं, फैट यहाँ पे देखो, शुगर फैट सब लिखा हुआ है, सबका स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आ गई आपकी पैनक्रियास, इसी को ज्वाइन करेगा यहाँ पर लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा। जब खाना नहीं खा रहे थे तो स्टोर हो रहा था, और जब खाना यहाँ आ गया तो गॉल ब्लैडर से भी आएगा और लीवर से भी आएगा, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा, जिसमें आपका अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन आएगा, और लीवर और गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस आएगा। तो जब फूड आएगा तो यहाँ ड्यूडनम में तीनों चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और फैट, तीनों डाइजेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाइल ने एक तो काम किया हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या हुआ? बड़ी फैट बॉबीज को छोटा छोटे उसमें तोड़ना। उसके बाद उस पर एक्ट कौन करेगा? लाइपेज। ठीक है, बाइल और लाइपेज का क्लियर हो गया। इसके अलावा बाइल का दूसरा फंक्शन क्या है? मीडियम को एल्कलाइन बनाना। क्या बनाना? एल्कलाइन बनाना। क्या करना? एल्कलाइन बनाना। क्योंकि स्टमक में क्या था? एसिड था, तो मीडियम कैसा बन गया था? एसिडिक। उसको एल्कलाइन किसने किया? बाइल जूस ने। फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट करेगा। यहाँ वाला क्या था? सलाइवरी अमाइलेज। लोकेशन क्या थी? माउथ। इसकी लोकेशन क्या है? ड्यूडनम। डिफरेंस बिटवीन सलाइवरी अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा तो क्या लिखोगे? लोकेशन। ठीक है, क्लियर है? साइड हो गया। उसके बाद हमारा आया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन। वेरी गुड। यहाँ पे क्या था? ट्रिप्सिन। लास्ट में क्या था? सिन। यहाँ पे क्या है? सिन। दोनों क्या करेंगे? प्रोटीन डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फैट का, प्रोटीन का, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर का, क्योंकि शुगर का स्टार्ट यहीं से हो गया। शुगर का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक से। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारा आया क्या बेटा? अच्छा ठीक। उसके बाद अब दिमाग में सेट हो गया ना ये सिस्टम सारा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन हो गया। फाइनल डाइजेशन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूटनम भी किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, डायपेटिक जो भी था हमारा, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है फाइनली किसमें टूटा? ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें टूटा? अमीनो एसिड। फैट किसमें तोड़ा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई में। देयर आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना? विलाई में स्टोर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड सप्लाई भी थी वहाँ पे, सब कुछ हो गया। अब एक प्रॉब्लम जो आई वो क्या आई? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैट के एब्जॉर्प्शन की। तो फैट का एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? किसमें होगा? किसमें होगा फैट का एब्जॉर्प्शन? लिम्फ में होगा। किसमें होगा? लिम्फ में होगा। ये ध्यान रखना कि जब फाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा तो ये इनसॉल्युबल इन क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो इसका, इसलिए ब्लड में भी वाटर है, तो इसका एब्जॉर्प्शन किसमें होता है? लिम्फ में। कौन सी वेसल का, लिम्फ वेसल का नाम क्या है? लिम्फैटिक वेसल्स थ्रू लिम्फैटिक नाम नॉड्स। नाम नाम लैक्टियल दे रखा है। लैक्टियल एक वर्ड है, लैक्टियल। लिम्फ वेसल का नाम है लैक्टियल। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वेयर इज व्हाट? फिर ब्लड सर्कुलेशन पहुंच गया। एसिमिलेशन में क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने में, ग्रोथ, रिपेयर, जो भी काम बॉडी में होना उसके लिए यूज किया। देन उसके बाद इजेशन, अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड जो है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन। ठीक, अब रेस्पिरेशन में मैंने पहले बताया इट्स अ बायोकेमिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मीन्स दो चीजें होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेकडाउन, एनाबॉलिक मीन्स फॉर्मेशन। अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, दैट इज कैटाबॉलिक। छोटे मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके बड़ा बना रहे हैं, एनाबॉलिक। और दोनों ही किसके? मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स हैं। दोनों ही क्या है? मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स हैं। ठीक, क्लियर? तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, स्टेप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद और विदाउट ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी। ये चार चीजें होती हैं। पहले एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किया, इट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ना। पर उसने क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद और विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वहाँ पे और फाइनली एनर्जी रिलीज होगी। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिएक्शन है। ग्लूकोज किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है। इसका दूसरा नाम हमने पायरुवेट भी पढ़ा है। ठीक, सेकेंड
क्लीन करते हैं। ये रहा सेल, ठीक, इस सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, ठीक, और ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक। अब यहाँ पर ग्लूकोज चला गया ब्लड सेल की हेल्प से, डाइजेशन के टाइम ब्लड बना। अब ये ग्लूकोज किस में टूटेगा? पायरूवेट में। किस में टूटेगा? पायरूवेट में। कहाँ पर होगी रिएक्शन? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ध्यान रखना है कि ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पायरूवेट। कहाँ पे होगा वो? साइटोप्लाज्म में होगा पायरूवेट, ठीक है। पायरूवेट के बाद इधर आ जाओ, फॉर्मूला भी देखें सिलेबस में, इधर आ देखो पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा? पायरूवेट से क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी, CO2, ये जो तुम्हारा प्रोड्यूस होगा। तो ये पायरूवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस किया? CO2, H2 और एनर्जी। तो पायरूवेट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म बनेगा। और ब्रेक डाउन फाइनली कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये किसका था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे दो चीज़ें हैं। एक तो है आपका लैक्टिक एसिड, ये कहाँ पे होगा? मसल सेल। मसल सेल। पायरूवेट हमेशा साइटोप्लाज्म में बनेगा। लैक्टिक एसिड भी कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। किसके? मसल सेल, ठीक है। फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में है? ईस्ट में है। वहाँ पे क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, CO2 प्लस एनर्जी बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन, गिविंग आउट ऑफ CO2, एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, डीप ब्रीथ, डीप योगा में जो भी एक्सरसाइज होती है ना वो। ऑक्सीजन टेकन इन रीचेस द लंग्स फ्रॉम वेयर इट डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड रीचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हेल्प इन इंक्रीज ऑफ एनर्जी। अब देखो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ब्लड चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलेशन सिस्टम आया आपका। सर्कुलेशन सिस्टम में आपके पास क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेज है, डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, हाँ, रेस्पिरेटरी गैसेज है, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जो हमें, हार्मोन्स, ड्रग्स, जो भी हम बॉडी में खा रहे हैं, है ना, वो हमें चाहिए। और ह्यूमन बीइंग के केस में हमारे पास क्या है? डबल सर्कुलेशन है। क्या है? डबल सर्कुलेशन। क्या मतलब होता है डबल सर्कुलेशन का? क्या? हार्ट से ब्लड 2 बार पास होगा। कब कब होगा? एक बार, हाँ। कौन सी ब्लड वेसल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग्स से? लंग्स से कौन सी ब्लड वेसल लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी? पल्मोनरी वेन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को कौन करेगी? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगी? वेना कावा। कौन से वाले वेंट्रिकल में लेके आएगी? ऊपर वाले में। कौन से ऑरिकल में? राइट। अच्छा, पेपर बोर्ड का मैं देने जा रही हूँ, है ना? एट्रियम ऑरिकल से, हाँ, ठीक है। मैंने मुझे नहीं बताया था। ये मेरा कौन सा हाथ है? लेफ्ट। ये कौन सा है? राइट। ऐसे क्वेश्चन आएगा हार्ट के, हाँ एक मिनट बता रही हूँ। हार्ट के ये वाले पार्ट में क्या होगा? ये मेरा लेफ्ट है ना, तो ये वाला राइट है, राइट, और ये लेफ्ट, ठीक। हाँ बोलो। क्वेश्चन आएगा व्हाई इज डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट यूनिट्स, तो उसमें आंसर करेंगे। हाँ। प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ नहीं नहीं नहीं, सुनो इसका क्वेश्चन सुनो उसका। चुप, क्वेश्चन सुनो। क्या क्वेश्चन पूछा है? बोलो, पूछो, बताएंगे सब। डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? बताओ। और हम लोग लाइक वो कुछ
वार्म ब्लडेड है, तो उससे क्या हुआ? यस, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मैं बता रही हूँ, जब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हाई एनर्जी डिमांड होती है, और उस हाई एनर्जी डिमांड की जो सप्लाई जो हो पाती है या उसकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती है वो हो पाती है हमारी डबल सर्कुलेशन से, इसीलिए डबल सर्कुलेशन नेसेसरी है हमारी बॉडी में। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही पॉइंट है। हाँ यही है, हाँ ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 अपर आर्टरिया, 2 लोअर वेंट्रिकल्स। द राइट एट्रियम receive deoxygenated blood from the body through vena cava. It pushed it into right ventricle from where it is sent to lungs via pulmonary artery. Here it gets oxygenated and is sent back to left atrium via the pulmonary vein. बेटा मेरा काम है रिवाइज कराना, और भी बच्चे सारे हैं, ठीक है ना। Left ventricle receive oxygenated blood from left atrium and pushes it to body parts through aorta. ठीक, अब नाउ देयर आर वेरियस ब्लड वेसल्स इन्वॉल्विंग सर्कुलेशन। ठीक है, देयर आर 3 ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हमने एक एग्जांपल एक्सेप्शन का देखा, क्या देखा? पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स का डीऑक्सीजनेटेड, बट हमने एक एग्जांपल हाँ पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड वेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? डीपर होती हैं। कहाँ होती हैं? डीपर होती हैं। ठीक है, और जो हमारी थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाँ। और ये वाली जो होती है सुपरफिशियल, देखो ये दिख भी रही है मेरे हाथ पे, अगर दिख रहा हो दूर से तुम लोगों को तो दिख रहा है, ठीक है। और इनके पास क्या होते हैं? वेल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो, और ये क्या होती है? थिन होती हैं और कंपैरेटिवली इनइलास्टिक ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। देन कैपिलरीज क्या होती हैं? बहुत थिन होती हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जहाँ पर भी कोई 2 टिश्यू आ गए, वहाँ पर जब डिफ्यूजन से या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है, ठीक है, वहाँ पे जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल आएगी वो कैपिलरीज आएंगी, वो ऐसे बंच बनाएंगी, एक में ऑक्सीजनेटेड होगा, एक में डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी और यहाँ से फिर ये बॉडी में पूरे चली गई, और यहाँ से जो CO2 है वो इसमें चली गई, और यहाँ से फिर ये CO2 लंग्स के पास चली गई। ठीक है, तो फाइनल एक्सचेंज कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? कैपिलरीज नेटवर्क पे। इसलिए आपका एक क्वेश्चन भी था कि एल्वेलाई में ऐसा क्या है कि वो एक्सचेंज को प्रमोट करती है। तो पहले तो वो एल्वेलाई खुद थिन वॉल्ड होती है, ध्यान है ना? एल्वेलाई क्या होती है? खुद थिन वॉल्ड होती है। और दूसरा, दे हैव हाईली रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था। फाइनल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन था? एल्वेलाई। ठीक, आ गया बात समझ में? फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्फिंगोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है आपकी? 122/80, हाँ एवरेज है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपरटेंशन। फिर उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन, है क्रॉनिक, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए हमारे पास कौन से 2 टिश्यू हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड, फा लग रहा है ना फ्लोएम बोलने में, तो फूड क्या करता है? फूड। अब देखो, जाइलम अपलिफ्ट्स यूजिंग फिजिकल फोर्सेस लाइक रूट प्रेशर, कोहेशन, एडहेशन एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या होता है ये देखो, तुम्हें पहले ही पता है। K+ आयंस भी करते हैं इसमें। K+ आयंस भी करेंगे, वो तो आयनिक वहाँ पे आ गया ना। आयनिक डिफरेंस से ही तो रूट प्रेशर जनरेट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बनता है, उस जो डिफरेंस बनता है वहाँ पे वो आयंस की वजह से ही बनता है। जो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन
at the two location will result in development of concentration gradient which results in क्या लिखा है बोले एक बार कब लिखा है? Difference in the concentration at two location will result in development of concentration which result in movement of molecules from its higher concentration to lower concentration, ठीक है. हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ऊपर जो सक्शन पुल क्रिएट होगा वो किससे क्रिएट होगा? जब लीफ से वाटर एवोपरेट होगा, ट्रांसपिरेशन होगा. तो यहाँ पानी कम हो गया, नीचे वाला पानी यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ की जगह खाली हो गई तो यहाँ वाला पानी यहाँ पे खत्म होगा. तो इतनी लंबी हाइट तक कॉलम ऑफ वाटर बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है? वो इन सब फोर्सेस की वजह से बनता है. पहले तो रूट में जाना है, सॉइल से रूट में, वो आपके आयंस के कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट से बना, तो वाटर मूव कर गया, मूव करने के बाद फिर कॉलम बन गया. कॉलम बनेगा आपका कोहेशन और एडेशन फोर्सेस से. सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगी, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगी, और वाटर और जो जाइलम का सेल का टिश्यू का है उसके बीच में फोर्स लगेगी, तभी तो कॉलम बन के ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है. देन उसके बाद फ्लोएम जो है, ये इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन फ्लोएम जब आपका ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें एटीपी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है. सुक्रोज वाला पॉइंट जो मैंने बता रखा है. उसके बाद इसके मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है. फूड के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक. उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन, अ प्रोसेस एसेंशियली हेल्पिंग इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड अलॉन्ग विद द यूरिन. एक्चुअली क्या कहते हैं, जो भी इंडिविजुअल है डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी से वेस्ट किस फॉर्म में निकल रहा है. हमारी बॉडी से जो वेस्ट जा रहा है वो यूरिया की फॉर्म में जा रहा है ना, अमोनिया की फॉर्म में नहीं जा रहा है. अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, तभी की तभी निकल जाना चाहिए. तो वो अमोनिया हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में कन्वर्ट होता है. और जो फिशेस वगैरह होती हैं वो अमोनिया रिलीज करती हैं वेस्ट, ठीक है. हमारा मेन ऑर्गन कौन सा है यहाँ पे? किडनी, ठीक है. किडनी के बाद हमारा आता है हेमोडायलिसिस, ठीक है. हेमोडायलिसिस, हमारी हेमोडायलिसिस क्या होती है? आर्टिफिशियल किडनी होती है. जब किडनी फेलियर हो जाता है तो हम पर्सन की जो किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पा रही इम्प्योरिटीज़ को, तब हम क्या यूज़ करते हैं? हेमोडायलिसिस होती है, आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करते हैं. इस प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है? ये ऑस्मोसिस पे. नेक्स्ट, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो दे शेड देयर लीव्स, फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स. उनमें वेस्ट को स्टोर करके स्टोर देम इन देयर बॉडी, जो रेजिन एंड गम्स वगैरह की फॉर्म में, सिक्रेटिंग आउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड रेजिन एंड गम्स स्टोर करता है ओल्ड जाइलम वगैरह में, ठीक है. और डायरेक्ट स्टार्च की फॉर्म में नहीं, ओल्ड जाइलम जो होता है ना उसमें स्टोर करके रख लेता है वेस्ट को. हाँ, जाइलम क्या होता है? तो पुराना जो जाइलम बॉडी में उसके उसमें होता है ना, उसमें भी वो वेस्ट को स्टोर कर लेता है, ठीक है. और ये फ्रूट्स वगैरह इन सब की फॉर्म में और शेड कर देता है. फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके रेजिन गम्स वगैरह जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उसकी फॉर्म में वो निकाल देता है. इसके अलावा डायरेक्टली सॉइल में वो रिलीज कर देता है वेस्ट को, ठीक है. 5 पॉइंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में. नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट चैप्टर, control and coordination of all organs metabolic functions are essential to maintain efficient system. Nervous system and chemical coordination help in achieving this, ठीक है. अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने सारे पढ़े हमारे लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन, फूड, फिर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, देन ट्रांसपोर्टेशन, पूरी बॉडी में उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, देन वेस्ट को रिमूव करना है, ठीक है. अब इन सब के बीच में कोऑर्डिनेट होना भी बहुत ज़रूरी है. जब खाना खाया तो डाइजेशन होना चाहिए, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के बाद ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ के टाइम हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है. तो पूरी की पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करेंगे वो 2 सिस्टम कंट्रोल करेंगे. कौन कौन से सिस्टम करेंगे? नहीं,
हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम। क्लियर है, इसलिए उसने लिखा नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से होगा? हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, अब आती है बारी, पहला आता है नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के केस में नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या क्या चीज़ आती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आती है? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स इन दोनों से निकलेंगी वही हमारी क्या है? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है ना, तो जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हार्ट बीट इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम बैठ गए, हमें अब और हार्ट बीट को इंक्रीज नहीं करना है, तो उसको नॉर्मल भी लाना पड़ेगा। तो वो कौन करता है? ऑटोनॉमिक सिस्टम। उसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक इंक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक वाले ने इंक्रीज कर दिया, पैरासिम्पैथेटिक वाले ने डिक्रीज कर दिया। तो ये दोनों क्या करते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। उसके बाद आपका आता है कि स्टिमुलस क्या होता है, ठीक है। whenever a stimulus agent that elicits a response in the organism is detected by our sense organ, sound, smell, light, temperature, pressure etc. it initiate electrical impulse, ठीक है। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है? ठीक, ठीक, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर का हमारा ये। अब इसमें हमने देखा कि जैसे मेरा नोज है, नोज में कौन सा रिसेप्टर है? ट्राई करूंगी, ऑल्फैक्टरी। टंग पे कौन सा है? गस्टेटरी, ठीक है। तो जब मैंने कुछ खाना खाया या कुछ भी किया तो नमक है, मीठा ही टेस्ट किया, सेंस किया, ये गर्म था सपोज, है ना। मैंने चाय ली या सिप ली, कोई भी चीज़ की, कॉफ़ी की, तो सिप क्या ली? गर्म थी, तो वो सेंस किया उसने। सेंस करने के बाद जो जनरेट हुआ नर्व टिप पे, जो जनरेट हुआ वो क्या था? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या था? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब उसके बाद क्या होगा? किसने एक्वायर किया? डेंड्राइट्स ने। ये छोटी छोटी ब्रांचेस क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी भी बोलेंगे इसको, ये नहीं हो, साइटोन भी बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई, ठीक है। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? नहीं, अभी तो चलेगा, तो कन्वर्ट होगा ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। किस में होगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कैप्चर कैसे हुआ? कैप्चर होते वक्त कौन सा सिग्नल था? वो इलेक्ट्रिकल था। कैप्चर होते वक्त इलेक्ट्रिकल नहीं था, कैप्चर होने के बाद इलेक्ट्रिकल हुआ। नहीं, गड़बड़ कर रहे हो ना तुम। क्या होगा? पहले वो लेता है केमिकल से होगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल होगा, टिप पे जाने के बाद वो फिर केमिकल में कन्वर्ट होगा, केमिकल से वो फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे कन्वर्ट होगा, प्रोसेसिंग होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल में जब जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में जाने के बाद यश, मैंने अभी तक जो भी बोला ठीक ही बोला है तो बार बार बोल रहा है मैडम आपने ऐसे बोल दिया, मैम आपने ऐसे बोल दिया। तो इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ बोला, यहीं बोला मैंने इलेक्ट्रिकल, यहीं बोला है मैंने, ठीक है, यहीं बोला है मैंने इलेक्ट्रिकल कि मैंने यहाँ पे बोला था एक्वायर्ड किसने किया, फिर यहाँ पे सेल बॉडी में प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग में होने के बाद इलेक्ट्रिकल यहाँ जनरेट हुआ। अब नेक्स्ट था, अगर इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है ना, नॉन माइलिनेटेड है, और माइलिन शीथ है, ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ क्या करेगी? इंसुलेटर की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? इंसुलेटर की तरह काम करेगी। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कैसे जाएगा? वो जंप कर करके जाएगा, ठीक है, क्या करके जाएगा? जंप करके जाएगा। और अगर ये नहीं होती तो वापस सीधा ऐसे जाता, ठीक। उसके हाँ, दोनों तरह की मिलती है हमारी बॉडी में,
ठीक है, वो बड़ी क्लास का टॉपिक है इसलिए नहीं उठा रही हूँ चीज़ें, क्योंकि अब तुम्हें 10th का पेपर देने जाना है तो क्विक रिवीजन करा रही हूँ। अब नई चीज़ें वहाँ की यहाँ पे डालूंगी और तो फिर कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। वो हम 11th में पढ़ाते हैं। वैसे हमारी बॉडी में दोनों तरह की होती है, और इसी तरीके से हमारी बॉडी में दोनों तरह के सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी और केमिकल भी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे अभी बताया, जो तुम लोगों को 10th में पढ़ाया केमिकल वाला, है ना, वो केमिकल तो है, पर कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। और इसलिए क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हर पार्ट में जाता है। एक हाँ, जिस जहाँ पे न्यूरॉन नहीं है। हाँ लोकलाइज्ड एरिया तक ही जाता है। केमिकल को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, एनसीईआरटी में इधर के पेज पे एक दिया हुआ है, 2-3 लाइनें, है ना, याद करवाया था, ध्यान है, क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। तो बैक टू टॉपिक आ जाए हम लोग फिर से। अब यहाँ पे नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग जब आई मेरी, ठीक है बेटा, नर्व एंडिंग जब आई, ये रही मेरी नर्व एंडिंग, क्या आई मेरी नर्व एंडिंग, है ना, एक्सॉन एंडिंग, नर्व एंडिंग जिसे हमने बोला। इस लंबी वाली फाइबर को क्या बोलेंगे, एक्सॉन। अब जब नर्व एंडिंग यहाँ पर आई तो यहाँ पर क्या थे मेरे, क्या थे मेरे वेसिकल्स थे। इसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर आएगा, जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर आएगा तो ये वेसिकल्स कहाँ मूव करने शुरू हो जाएंगे, एंड पे, और क्या करेंगे फिर, केमिकल का क्या बोल रहे हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। हो गया केमिकल में फिर से कन्वर्ट। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूरॉन है तो डेंड्राइट फिर से कैप्चर कर लेगी सिग्नल को, और अगर लास्ट है और मसल है तो अब क्या बोलेंगे उसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इसीलिए अब देखो यहाँ लिखा है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द डेंड्राइट टू द एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन, डेंड्राइट टू एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। समझ में आई बात। एट द जंक्शन, जंक्शन पे आ गया, ये जंक्शन आ गया हमारा, 2 न्यूरॉन, एक और न्यूरॉन हो सकती है, साइनेप्स, some chemical neurotransmitter cross the junction start a similar electrical impulse in the next neuron, ठीक है। both the sensory and motor impulses are carried thus, सेंसरी वाली भी जो सिग्नल लेके जाएगी, ठीक है, वो भी, और जो सिग्नल लेके आएगी कि गर्म चीज़ है हाथ हटा लो, मोटर वाली भी, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड दिया है ना नीचे, चलो वहीं पे बताएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन। क्या है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का डायग्राम आपको करना ही करना है, ब्लर हो रहा है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, पिक्चर समझ में आ रही है ना, मैं उसको कर दूँ, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम एंड 3 मेनिंजेस, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, क्रेनियम वो उसको बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड, पाया मैटर, 3 कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। 10th में नहीं है, 10th में नहीं है। मैं इसलिए बता, आज मैं इसलिए कोई नई चीज़ बता भी नहीं रही कि तुम लोगों को फिर एकदम से कन्फ्यूजन होगी अब ये नया क्या है। मैं सिर्फ 10th के एनसीईआरटी तक ही आज बिल्कुल स्ट्रिक्टली वहीं तक हूँ, ठीक है। अब इन लेयर्स के बीच में कौन सा फ्लूइड पड़ा हुआ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट तो है ही। फिर द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, है ना, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। इन 2 हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, ठीक है। फिर उसके बाद ईच ऑफ विच, अब एक हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हिंडब्रेन। बात समझ में आई। जो अखरोट होता है ना बेटा, जब हम उसको छिलके के साथ तोड़ते हैं तो 2 हेमिस्फीयर निकलते हैं, तो एक हेमिस्फीयर दूसरा हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हिंडब्रेन, दूसरा हेमिस्फीयर फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हिंडब्रेन। ये क्लियर है। अब आता है हमारी फोरब्रेन। फोरब्रेन क्या है, हमारा लार्जेस्ट ब्रेन है का पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट है, और मोस्टली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, डिसीजन मेकिंग, मोटर स्किल्स, है ना। जितना भी अभी जो तुम लोग सुन रहे हो, पेपर की तैयारी कर रहे हो, कौन कर रहा है? फोर ब्रेन, सेरिब्रम वाला पार्ट, ठीक। मिड ब्रेन क्या कर रहा है? कनेक्ट करता है और एक रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी। हालांकि 10th के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उसने, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन क्या करता है? बॉडी इक्विलिब्रियम, पोस्चर, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे, हम देखते हैं ब्रेन का डायग्राम। इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। क्या करना है? प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखो सबसे वाला ऊपर वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, स्कल करके प्रोटेक्टिंग कवरिंग। फिर उसके बाद नीचे ये वाला देखो, सेरिब्रम, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है? मिड ब्रेन। फिर उसके बाद मिड ब्रेन के बाद यहाँ पे देयर आर, ठीक। मैंने हमेशा तुम्हें बताया है, ये रहा तुम्हारा फूल गोभी, है ना, ये रहा फूल गोभी। देखो ये भी ऐसे गुच्छर मुचड़ा है, ये वाला भी गुच्छर मुचड़ा है। पहले छोटी वाली स्पेलिंग सेरिब्रम, फिर ये सेरिबैलम जो हमारा बैलेंसिंग करता है, ठीक है। पहले वाला हाइपोथैलेमस, फिर नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद पोन्स, देन मेडुला, और सेरिबैलम इधर आता है, वो वहाँ पे डायग्राम में उसने किया हुआ है, ठीक है। अब कैसे ध्यान रखना है? एच पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद फिर से एक और पी, पोन्स और मेडुला, और सेरिबैलम तो उधर आ ही गया। लेबलिंग गड़बड़ नहीं करना, क्लियर है ना? 1 2 3 4 ये, ठीक। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पोन्स, मेडुला, सेरिबैलम इधर आ गया, गोभी का फूल, ठीक। क्लियर है? गलती तो नहीं करोगे। और उसके बाद फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड इज द कंट्रोल ऑफ मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज एन इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स मोस्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। इनिशियल आइडिया पेज पे, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रेन के लोड को कम करने के लिए हमारे पास एक और सिस्टम है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? वो आपका क्विक रिस्पॉन्स ले रहा है, सडन एक्शन ले रहा है ना। जैसे गर्म चीज़ पे हाथ लग गया तो इतना वेट नहीं करेंगे कि सोचे और हटाए, लगाया तुरंत हट गया, तो वो क्या है? क्विक एक्शन है। क्या है? क्विक एक्शन, ठीक है। तो दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। तो इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स जो हमारी विश के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता। तो सबसे पहले स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस क्या हुआ? कोई भी गर्म चीज़ हुई। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन हुआ, जैसे मेरी हाथ का टिप हो गई, या मैंने बताया कि कर्म ने गर्म कॉफ़ी ली तो हमारी जीभ जल गई जैसे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस किया, स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन आई, मोटर न्यूरॉन ने मसल क्या था? इफेक्टर था, और क्या रिस्पॉन्स लिया कि वहाँ से हाथ हटा लो। रिले, जब इन दोनों सेंसरी और मोटर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कराता है वो रिले न्यूरॉन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो स्पाइनल, ये क्या थे? ये पाथवे क्या है? रिफ्लेक्स आर्क, और एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। एक था सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, ध्यान है। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, जैसे आँख की तरफ कुछ आ रहा है तो ऐसे जो हम आँख जब करते हैं, ठीक है, फेस के आसपास के जो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट फिर भी एक चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इसी को डायग्राम से दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में ना ये थोड़ा सा ब्लर हो रही है, इसकी लेंगे, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट था, ठीक
ब्रेन हुआ, स्किन के रिसेप्टर्स थे, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर मोटर न्यूरॉन को दिया। इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाया, एसोसिएशन कराया, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हुआ, वो किसने किया? रिले ने किया। ठीक है, फिर यहाँ से मोटर जो है वो इफेक्टर के पास लेके गई। इफेक्टर क्या है? मसल है। क्या है? मसल है। और उसके बाद उसने रेस्पॉन्स दिया कि भाई हाथ हटा दो। ठीक है, इस पाथवे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। बहुत सालों से आ रहा है, इग्नोर मत करना इसके डायग्राम को। हमेशा मैं ये होता है कि पता नहीं है, लेकिन ये आ रहा है, कई बार से देख रही हूँ। मतलब ऐसे देखने में इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होता, लेकिन बहुत बार आया रखा है। गारंटी है कि ऐसा रहेगा। ऐसा ही होगा। अच्छा, देख लो। वैसे मुझे इस बार फीलिंग ऐसी आ रही है कि ब्रेन का लग रहा है मुझे इस बार आने का। ब्रेन का आएगा, पता नहीं ऐसा लग रहा है इस बार। इसके लिए नहीं लग रहा है इतना, ब्रेन के लिए लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्लांट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बाय सिक्रेटिंग केमिकल्स। अब नेक्स्ट होता है कि प्लांट्स के केस में नर्वस टिश्यू तो है नहीं, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो वो कैसे करते हैं रिस्पॉन्स? कहते हैं वो करते हैं या तो प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से या फिर ग्रोथ की हेल्प से। ग्रोथ कौन कौन सी थी? ट्रॉफिक एंड नेस्ट, पहले तो वही बता रहे। हाँ, तो वो ग्रोथ मूवमेंट्स में तो आता है, सिर्फ ट्रॉपिक आता है। ट्रॉपिक आता है, ग्रोथ शो करके, मूवमेंट शो करके। ठीक है, ठीक है। तो प्लांट जो है आपका नर्वस टिश्यू तो है नहीं, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? मूवमेंट शो करेगा या फिर ग्रोथ शो करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो पहला आपका आया नेस्टिक मूवमेंट्स। एक होती है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और एक होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। क्या होती है? ग्रोथ डिपेंडेंट और एक होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ ग्रोथ इंडिपेंडेंट का। छुई मी, टच मी नॉट प्लांट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नेस्टिक मूवमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाटर का मूवमेंट है, टच किया, वाटर यहाँ से हट गया और वो फोल्ड कर गई लीव्स। जैसी पहनी, फिर से उसको टाइम मिला, उसने फिर से वाटर मूवमेंट करके फिर से अपनी लीव्स को क्या कर लिया? ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये न्यूट्रल टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, किधर से भी हो कोई मतलब नहीं। टच इस पे किया था, फोल्ड ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, क्योंकि वाटर का मूवमेंट था। इंड्यूस ड्यू टू टर्गर प्रेशर चेंजेस। ठीक है, रिवर्सेबल है क्योंकि ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल क्या है? फोल्डिंग ऑफ लीव्स, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा फैमिली, मिमोसा फैमिली। और क्या नाम क्या है? अरे हाँ, पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी, ग्रोथ इंड्यूस्ड होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि एक बार ग्रोथ हो गई तो नहीं होगा। जैसे मैंने ऑक्सीजन के केस में बताया था, सपोर्ट है। ठीक है, क्या होगा? ये आपका स्टेम है। ठीक है, जो आपकी हाँ, ठीक है, वो सपोर्ट होगा, तो जिस तरफ सपोर्ट होगा अवे फ्रॉम सपोर्ट ऑक्सीजन रिलीज होगा, सेल की ग्रोथ होगी तो वो इधर की तरफ झुक जाएगा। ऐसे अगर सन होगा तो ऑक्सीजन कैसे मूवमेंट करेगा? अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो ये रहा सन, इससे दूसरी तरफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा, सेल की ग्रोथ करेगा और ग्रोथ होने की वजह से इधर की तरफ बैंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास प्लांट हार्मोन्स भी हैं। ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इन्हें ग्रोथ स्टिमुलेटर्स भी बोलते हैं और पीजीआर भी बोलते हैं, प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, तीनों क्या कराते हैं? ग्रोथ कराते हैं। और जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? एपिकल मेरिस्टम पे, टिप पे, स्टेम्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कराता है टुवर्ड्स द स्टेम, ये इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, डिले एजिंग। ठीक है, देन उसके बाद इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन
क्या कराता है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, मतलब कट के नीचे गिरना, ठीक है। उसके बाद एब्सेसिक एसिड क्या करा रहा है? स्ट्रेस कंडीशंस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ड्रोन, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन करते हैं। एजिंग को भी, एब्सेशन, विल्टिंग ऑफ लीव्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में वर्ड, ठीक है। एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का झड़ना, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आता है हमारा एक डायग्राम है, पहले मैं वो बता देती हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और एक है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये हमारी स्टेम है और ये हमारा रूट है, ठीक है। ठीक,